Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 13 February 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को आप लास्ट तक देखें जिससे कि आपकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर कवर हो. तो चलिए देखते हैं आज हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर कवर करनी है. तो पहली न्यूज है हमारी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अमंग 6 न्यू गवर्नर्स अपॉइंटेड. लास्ट संडे की बात है ये. संडे को हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं उन्होंने 6 न्यू गवर्नर्स को यहाँ पे क्या किया है, अपॉइंट किया है. और इवन यहाँ पे जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं एंड लद्दाख के एलजी हैं उनका रेजिग्नेशन लेटर भी यहाँ पे क्या किया है, एक्सेप्ट किया है. अब हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो न्यू 6 गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं उसमें से एक जो गवर्नर है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं. हाल ही जनवरी में ही ये रिटायर्ड हुए हैं और फरवरी में देखिए ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस हुई है गवर्नर्स की उसमें उन्हें गवर्नर की पोजीशन मिल गई है. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कोई भी रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट जज होगा वो ये जो गवर्नर की पोजीशन है उसको हेल्ड नहीं कर सकता. बट यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि किसका इशू आ रहा है, क्विड प्रो को का. क्या है ये क्विड प्रो को, क्या है, ठीक है. तो क्विड प्रो को यह है कि मतलब कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि जब ये जज थे, जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से उनको ये पोजीशन मिली है ना. जब वो जज थे और देखिए जनवरी में ही रिटायर्ड हुए और फेब में इनको ये गवर्नर की पोजीशन मिल गई. तो मतलब सुप्रीम कोर्ट जज रहते टाइम क्या उन्होंने ऐसे कुछ काम किए हैं जिसके कारण उन्हें ये गवर्नर की पोजीशन मिली. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है. अब ये जो जज हैं मतलब कि हम देखते हैं जो ये इनका नाम है अब्दुल नाजिर साहब, है ना. तो ये जस्टिस अब्दुल नाजिर साहब हैं, ये रिटायर हो चुके हैं. इन्हें आंध्र प्रदेश का क्या बनाया गया है, गवर्नर बनाया गया है. अब हम इनके बारे में अगर देखें तो ये जो हमारे वेरियस इश्यूज हैं, है ना, उनमें उन्होंने क्या किया, जजमेंट्स दी है अपनी. जैसे कि हमारा इशू ऑफ डिमोनेटाइजेशन, है ना, और रिजर्वेशन ऑफ मराठास, अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, ट्रिपल तलाक जैसे ये जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये इनमें क्या थे, पार्टिसिपेट किए थे. जिसके कारण अब देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन अराइज हो रहा है. अब हम सभी को पता है कि जैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है. क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर. मतलब कि जो हमारे तीनों इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में क्या होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए. और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो जुडिशरी है, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है. तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से क्या है, जुडिशरी क्या करती है, चेक्स एंड बैलेंस को स्टैब्लिश करती है. इंडिपेंडेंस के साथ साथ ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसके साथ साथ क्या है, चेक्स एंड बैलेंस का भी कॉन्सेप्ट है. तो जुडिशरी क्या इंश्योर करती है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के ऊपर यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस इंश्योर करती है. अब ये यहाँ पर क्या हो गया है कि ये जनवरी में ही क्या हुए, रिटायर हुए और फरवरी में इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि गवर्नर की पोजीशन मिल गई है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है इस पर यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि क्योंकि ये जो थे ये जस्टिस एस अब्दुल नाजिर साहब थे, ये मतलब कि जो वेरियस केसेस हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अयोध्या का जो इशू है, अयोध्या लैंड डिस्प्यूट था, मराठास को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करना था, डीमोनेटाइजेशन, तो इनमें इन्होंने क्या है जो 5 जजेस की बेंचेस थी उसमें उनको क्या किया था, हेड किया था. तो यहाँ पे यही क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर इस तरीके की ये क्या है, बहुत बड़ी पोजीशन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए जिसके कारण हम जो चेक्स एंड बैलेंस है और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है उसको हम इंश्योर कर सकते हैं, है ना. अब अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर की जो क्वालिफिकेशंस है उसको यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उनकी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस मेंशन नहीं की गई. मेनली उसमें एज है और क्या ये द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडियन, है ना, इंडिया का वो सिटीजन होना चाहिए और यहाँ पे एज बताई गई. सिर्फ इतनी ही क्वालिफिकेशंस दी गई हैं किसके लिए, गवर्नर की पोजीशन के लिए. तो यहाँ पे हम अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो हम यहाँ पे क्या आगे कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए जनवरी में ये रिटायर्ड हुए, फरवरी में इनको गवर्नर बना दिया गया. तो यहाँ पे वी शुड मतलब कि यहाँ पर एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए, है ना, देयर शुड बी अ कूलिंग पीरियड. मतलब कि आप इतने से इतने टाइम तक किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अपॉइंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रीअपॉइंटमेंट होता है उस रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज होना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है. तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि आप उनका रीअपॉइंटमेंट ना कीजिए,
है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो कूलिंग पीरियड है उसे यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं, या फिर हम जो गवर्नर की क्वालिफिकेशंस हैं उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो ये हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इनके बीच में जो सेपरेशन होना चाहिए हम इसको इंश्योर कर पाएंगे, और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है उसको भी हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं महर्षि दयानंद रिमूव इवल्स फॉल्सली एट्रीब्यूट टू रिलीजन। अब यहाँ पर क्या है, 12 फेब को महर्षि दयानंद जी का क्या होता है, जन्म दिवस होता है। तो यहाँ पर इनको टोटल 200 इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। अब इसमें हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 से। जो महर्षि दयानंद जी हैं इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं हमारी सोसाइटी के लिए। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, तो इनका जब जन्म कब होता है, 12 फरवरी 1824 को, ठीक है, गुजरात में एक ब्राह्मण फैमिली से ये बिलोंग करते थे, ठीक है ना। इनका अगर हम अर्लियर नेम देखें तो इनका अर्लियर नेम है मूल शंकर तिवारी। ये कहाँ बॉर्न हुए थे, ये मूल शंकर तिवारी इनका क्या नाम है, देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती, ये इनका बाद में नाम पड़ा है। इनका जो बचपन का नाम, जैसे कि पूछ लिया जाता है आपसे, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इनका बचपन का नाम क्या है, मूल शंकर तिवारी, ठीक है ना। और ही वंडर्ड एज एन एस्टिक फॉर 15 ईयर इन सर्च ऑफ ट्रूथ। दयानंद्स व्यू वर पब्लिश्ड इन हिज फेमस बुक सत्यार्थ प्रकाश। तो यहाँ पे ये जो बुक है इनकी एक फेमस बुक है, ये मतलब फेमस वर्क है इनका, कौन सा, सत्यार्थ प्रकाश, द ट्रू एक्सपोजिशन। तो यहाँ पे ये जो बुक है और इनका जो नाम है बचपन का, ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं इन्होंने किस पे, ये आर्य समाज है उनके ये क्या है, फाउंडर हैं, आर्य समाज के ये फाउंडर है। इन्होंने, ये आपको पता होगा, इन्होंने एक स्लोगन दिया था किसके बारे में, गो बैक टू वेदास, है ना। ये क्या कहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें मेनली क्या है, कास्ट के बेसिस पर, मतलब कि कास्ट जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंडियन सोसाइटी में देखें तो जो कास्ट सिस्टम है बहुत ज़्यादा ही प्रिवेल है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये जो कास्ट के कारण उन्होंने ये क्या कहा कि ये जो आपके जो नए नए वेदास हैं, ये जो धर्म है, हमें क्या करना है, वेदास की तरफ जाना है। तो इन्होंने मेनली किसको, जो रिलीजन में क्या बताया था, हम देखिए हमारे इसमें क्या, जो कास्ट सिस्टम है उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। उन्होंने कास्ट क्या बताया, उन्होंने वर्ण के बारे में बताया, मतलब कि कोई भी पर्सन जिस भी ऑक्यूपेशन में यहाँ पर होता है, मेनली इस पे किस पे फोकस किया गया है, ऑक्यूपेशन पे, कि यहाँ पर ऑक्यूपेशन की बेसिस पर यहाँ पे लोगों की जो कास्ट होती है वो डिसाइड होनी चाहिए। बट हमारी सोसाइटी में क्या होता है, कास्ट किस बेसिस पर डिसाइड होता है, कि अगर आपने उस कास्ट में यहाँ पे जन्म ले लिया है, बर्थ के बेसिस पे होता है कि अगर हमने उस फैमिली में अगर हमने वहाँ पे जन्म लिया है तो हमारी जो कास्ट होगी, जो उस फैमिली की कास्ट होगी वही हमारी भी कास्ट होगी। तो यहाँ पे इन्होंने इसको क्या किया है, इनकार किया है, और उन्होंने कहा कि हमें क्या करने की जरूरत है, हमें वेदास की तरफ जाने की जरूरत है, हमें वेदास की तरफ लौटना होगा। क्यों, क्योंकि वेदास में क्या बताया गया है, वेदास में मेनली ये बताया गया है कि जो कास्ट है वो किस बेसिस पर है, वर्ण के बेसिस पे, मतलब कि आपकी ऑक्यूपेशन पर। अगर आप टीचिंग का काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आप ब्राह्मण की कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर कास्ट होनी चाहिए, ना कि बर्थ के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली यही बताया गया है कि हमें किस पर जाना है, हमें गो बैक टू वेदास, ये स्लोगन आपको याद रखना है, ओके। इनका विजन था मेनली क्या, कि जो इंडिया होनी चाहिए कि ऐसी क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, एक यूनाइटेड इंडिया होनी चाहिए जिसमें कि सभी रिलीजन के लोग, सभी कास्ट के लोग, सभी सोशली नेशनली हम देखें हम कैसे हो, एक साथ यूनाइट हों, ओके। तो मेनली इनका ये था, इन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से लिया था, मेनली वेदास से लिया था, एंड कंसिडर्ड देम टू बी इंडियाज रॉक ऑफ एजेस, है ना, द इनफेलिएबल एंड द ट्रू ओरिजिनल सीड्स ऑफ हिंदुइज्म। अब इनका ये जो स्लोगन है, बैक टू वेदास, हमें कहाँ जाना है, वेदास की तरफ फिर से जाना है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ लाइज इन द डिसेंडिंग जजमेंट्स। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज डिसेंडिंग जजमेंट का मतलब क्या होता है। डिसेंडिंग का अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं तो इसका मीनिंग होता है, आप किसी मेजॉरिटी वाले के साथ में, मतलब यहाँ पे किसी ने मेजॉरिटी में कोई यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके व्यूज हैं, आप मेजॉरिटी वाले व्यूज से क्या कर रहे हो, डिफर कर रहे हो,
है ना, आप उस व्यू से क्या कर रहे हैं, उस व्यू से आप एग्री नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डिसेंटिंग जजमेंट। ठीक है, तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में मेनली होता है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस होती है उसमें 4-5 जजेस की बेंचेस होती हैं, और मेनली जो बड़े बड़े केसेस होते हैं तो उसमें यहाँ पे जजेस की बेंचेस होती हैं। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किससे लिए जाते हैं, मेजोरिटी से लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 जजेस की बेंच है, उसमें से 4 जो जज हैं वो किसी भी केस के फेवर में है, और जो 1 जज है वो क्या कर रहा हो, वो उसके फेवर में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे डिसीजन किसका लिया जाएगा, जो 4 जजेस के फेवर में होंगे उसका डिसीजन, मतलब कि उसका जो वो वर्डिक्ट देंगे उसको यहाँ पे प्रिवेल किया जाएगा, और जो ये यहाँ पर देंगे। बट यहाँ पर जो ये 1 जज जो इस फेवर में नहीं है वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपना एक व्यू रखते हैं, अपना क्या रखते हैं, एक व्यू पॉइंट रखते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिसेंटिंग। ठीक है, अब इस आर्टिकल में क्या बात की हमने अभी डिस्कस किया था, किसके बारे में, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के बारे में। हम इसको एक बार फिर से समझते हैं। मुस्लिम में देखें तो यहाँ पे 2 सेक्ट होते हैं, एक सिया और दूसरा सुन्नी। ठीक है, सिया सेक्ट में ही एक कम्युनिटी होती है जिसको हम कहते हैं दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, दुनिया भर में देखें तो उसमें हमारे टोटल 1 मिलियन जो पीपल हैं वो इसमें इस कम्युनिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, 400 सालों से लगातार इनके जो लीडर हैं वो कहाँ से चुने जा रहे हैं, इंडिया से चुने जा रहे हैं। ठीक है ना, अभी भी एट प्रेजेंट जो इनके लीडर हैं वो कहाँ के हैं, इंडिया के ही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ पर ये आ रहा है, ये जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है इनमें एक प्रैक्टिस है, ये बोहरा कम्युनिटी में एक प्रैक्टिस है जिसे हम कहते हैं एक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, एक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं, उस पर्सन का एक्सक्लूजन कर रहे हैं, उसे वहां से बहिष्कार की जो मतलब एक प्रथा होती है वो है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप जो कम्युनिटी के लीडर हैं आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो आपको क्या कर दिया जाता है, कम्युनिटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता है। अब जब किसी भी पर्सन को कम्युनिटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो क्या होता है, जो कम्युनिटी से यहाँ पे मॉस्क बिलोंग करते हैं, है ना, जो चर्च होते हैं, आफ्टर द डेथ वहाँ पे जो ब्रुअल ग्राउंड्स होते हैं आप उनको तो क्या कर सकते हैं, मतलब कि उनको भी यहाँ पर नहीं, उन तक मतलब नहीं पहुंच सकते हैं, है ना, आपको उनसे भी क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इवन द कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं आप उनके साथ भी कांटेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, उनके साथ भी जो उनका कांटेक्ट होता है उसको यहाँ पर मना कर दिया जाता है कि आप उनसे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। अब इसी के चलते यहाँ पर क्या हो रहा था, जो बॉम्बे है उन्होंने यहाँ पे एक एक्ट आता है, बॉम्बे प्रिवेंशन एक्ट 1949। अब देखिए ये केस ना आज का नहीं है, ये आज़ादी के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ये सारी चीज़ें चली आ रही। तो यहाँ पर क्या आता है, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट आता है 1949 में, जो कि क्या करता है, जो ये एक्स कम्युनिकेशन है उसको यहाँ पे क्या करता है, बैन करता है, उसको प्रोहिबिट करता है। ओके, यहाँ पे प्रोहिबिट करता। अब इसी के चलते यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो इन ग्रुप के पीपल थे, ग्रुप ऑफ पीपल थे इस कम्युनिटी के, वो कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, और उन्होंने यहाँ पे इसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल करी। पिटीशन क्या फाइल करी, तो यहाँ पे पिटीशन था, जो राइट ऑफ ग्रुप है हमारा रिलीजियस राइट है, आर्टिकल जो 26 क्या कहता है कि आपको क्या है, आपके रिलीजन को फॉलो करने का, उसे मैनेज करने का आपको पूरा राइट है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो एक्स कम्युनिकेशन, ये जो प्रैक्टिस है, ये हमारा एक रिलीजियन राइट है, हमारी मतलब कि एक इसेंशियल प्रैक्टिस है हमारी कम्युनिटी की, और इसे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे प्रोहिबिट किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में यहाँ पे क्या किया था, जो एक्स कम्युनिकेशन है इसे यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी। क्या प्रोवाइड की थी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी। ये पूरा मामला है। अब फिर से यहाँ पर क्या हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक बिल लेकर आती है जिसमें कि उन्होंने 16 जो एक्सक्लूजन बॉयकॉट के प्रोविजंस है उसको वो क्या करती है, बैन करती है। ठीक है, तो ये जो इशू है एक्स कम्युनिकेशन का, अभी फिर से जाता है सुप्रीम कोर्ट की जज में, है ना, इसमें जो डिसेंडिंग जजमेंट है इसी के अगेंस्ट में, मतलब कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट में गया है इशू, जिसमें 9 बेंचेस की जो सुप्रीम कोर्ट जज होगी ये इसमें सुनवाई करेगी। अभी आगे चल के देखेंगे क्या होता है। अब देखिए इस आर्टिकल में मेनली ये पूरा इशू था, हमें समझ में आया। अब यहाँ पर हम क्रक्स की बात करें तो क्या है, देखिए एक होता है राइट ऑफ ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप्स के कुछ राइट होते हैं, और यहाँ पे क्या है, दूसरा इंडिविजुअल्स के राइट होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, कुछ ग्रुप्स के राइट होते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स के राइट होते हैं। ग्रुप के राइट की बात करें जैसे कि हम कह सकते हैं हमारा जो राइट टू रिलीजन है, जो हमें आर्टिकल 25 to 28 मिलता है, और उसमें से भी आर्टिकल जो 26 है वो क्या कहते हैं, आपको आपके रिलीजन को फॉलो करने का, उसे मैनेज करने का क्या है, पूरा राइट है। एक तो ये फंडामेंटल राइट हो गया। दूसरा राइट टू इंडिविजुअल की बात करें तो देखिए अनटचेबिलिटी,
है ना। एक्सक्लूजन का जो राइट है मतलब कि एक्सक्लूजन ना हो किसी भी चीज़ से, है ना। और जो ये डिस्क्रिमिनेशन है तो इससे हमें प्रोटेक्ट करता है। अब आर्टिकल 21 भी है हमारा यहाँ पर क्या कि हर एक पर्सन को यहाँ पे एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का क्या है, राइट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आप राइट टू ग्रुप, ये जो ग्रुप के जो राइट्स हैं या फिर इंडिविजुअल के राइट्स हैं, इसमें से आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि हम ग्रुप के राइट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे या फिर इंडिविजुअल के राइट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ओके, इसी के चलते अब यहाँ पर एक केस है इसमें बहुत सारी जजमेंट, इस आर्टिकल में बहुत सारी जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में बात किए गए हैं। तो मेनली हमारे लिए देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं किसके बारे में, एसेंशियल प्रैक्टिस के बारे में। ये एसेंशियल प्रैक्टिस, ये जो पॉइंट है, ये जो एस्पेक्ट है, ये कब आया था, ये आया था सिरुर मठ केस 1954 में, है ना। सिरुर मठ केस जो हुआ था 1954 में, इसमें ये जो एस्पेक्ट है कि इसेंशियल रिलीजन्स में कोई भी जो रिलीजन है उसमें हम देखेंगे कि कोई भी जो प्रैक्टिस है वो कितनी ज़्यादा इसेंशियल है ना, हमारे फेथ को कितना डिजर्व करती है। तो यहाँ पर अगर वो उसकी इसेंशियलिटी के हिसाब से उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सबरीमाला का केस हुआ था। सबरीमाला हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, ठीक है। अब सबरीमाला में हमने किसको इंपॉर्टेंस दी, आप सभी को पता है कि जैसे कि सबरीमाला में क्या था कि जो विमेंस था उनको एक ग्रुप एज जो थी वहां तक क्या होता था, टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी। बट यहाँ पर क्या हुआ, हमने देखा इसमें किसको ज़्यादा यहाँ पे तवज्जो दी गई, किसको प्रेफरेंस दी गई, जो इंडिविजुअल राइट थी उसको यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। अब यहाँ पे कोई भी जो प्रैक्टिस है किसी भी रिलीजन के अकॉर्डिंग वो कितनी ज़्यादा इसेंशियल है उसको हम कब देखते हैं, हम उसका पूरा पास देखते हैं, है ना। और जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उसमें हम देखते हैं क्या उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है ना, कि ये जो प्रैक्टिस है वो इसेंशियल है या नहीं है, ठीक है। तो इसको मतलब उसका यहाँ पे क्या होता है, पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है एक तरीके से कि ये जो प्रैक्टिस है इट इज़ इसेंशियल और नॉट। तो सबरीमाला में हमने क्या किया, जो इंडिविजुअल के राइट्स है उसको हमने यहाँ पे क्या करा, प्रेफरेंस दी। हम अगर ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, है ना, ट्रिपल तलाक में भी यही था कि ये क्या है, इसे कहा कि ये क्या है, हमारे रिलीजन में ट्रिपल तलाक का प्रोविज़न है, ठीक है, कि ट्रिपल तलाक का प्रोविज़न है। अब यहाँ पे भी क्या देखिए, रिलीजन आ रहा है और जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं, है ना, यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो वुमेन्स के साथ है इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, पहले हमने उस पूरे रिलीजन में देखा क्या ट्रिपल तलाक का यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न है, उसके बाद हमने उसकी पूरी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी एक तरीके से, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, जो इंडिविजुअल राइट्स थे उसको यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ट्रिपल तलाक के कारण जो ग्रुप के राइट्स हैं उसमें कोई वॉल्यूशन नहीं हो रहा है। इसमें हम मेनली क्या देख रहे हैं कि कोई भी प्रैक्टिस अगर हम उसको बैन करते हैं या फिर उसको हम नहीं करते हैं, है ना, कोई भी प्रैक्टिस है उसको हम अगर, जैसे कि ट्रिपल तलाक है, इसको हमने क्या कर दिया, ट्रिपल तलाक को यहाँ पे हटा दिया, तो इसका मतलब क्या जो विमेन है क्या वो अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर पाएंगी, क्या उनकी रिलीजन को फॉलो करने का जो राइट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, नहीं ना। तो यहाँ पे हम उस प्रैक्टिस को देखेंगे कि अगर हम उस प्रैक्टिस को अलाउ नहीं करते हैं तो इससे क्या हमारे रिलीजन को फॉलो करने का जो राइट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा या नहीं, है ना। तो हम मेनली क्या देखते हैं इसमें, हम पूरे इसकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं, हम रिलीजियस टेक्स्ट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना जो वर्डिक्ट होता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट है जो अपना वर्डिक्ट है वो यहाँ पर देती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें जो हमारा हिजाब का इशू चल रहा है, हिजाब का इशू क्या है, उनमें कहा कि जो हिजाब है ये हमारा क्या है, रिलीजियस राइट है ना, हमारा ये क्या रिलीजियस राइट है। ऊपर से यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, इंस्टीट्यूशन है, वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है उसके कुछ इथिक्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कोर्ट है वो क्या देखेगी कि ये जो हिजाब है ये क्या रिलीजियस इसेंशियल प्रैक्टिस में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी बातें अब अगर हम देखें तो ये जो केस चल रहा है एक्स कम्युनिकेशन को, तो इसमें ये देखा जाएगा कि जो ये एक्स कम्युनिकेशन है ये इसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो इंडिविजुअल राइट्स हैं और जो ग्रुप के राइट्स हैं इसमें यहाँ पे डिफरेंशिएट किया जाएगा। मेनली हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे दोनों ही क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, दोनों ही यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। बट यहाँ पर हमें क्या इंश्योर करना होगा, यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है हमारी उसको इंश्योर करना होगा, है ना। कोई भी प्रैक्टिस को, जैसे कि जो 1962 में जो जजमेंट आया था उसमें किसको प्रेफरेंस दी गई थी, उसमें जो ग्रुप के राइट्स थे उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई थी। बट यहाँ पे कंक्लूजन में ये कहा गया है
कि हमें यहाँ पर जो रिलीजन का डोमिनेशन हो रहा है उसे यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना होगा। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, देखिए इसमें क्या कहा गया, आर्टिकल 26 विच रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ रिलीजन डिनोमिनेशन बिगिंस विद द डिक्टेट दैट इट्स प्रॉमिस दैट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। व्हाट माइट मोरालिटी मीन? तो यहाँ पर मेनली हमें क्या इंश्योर करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना। हमें यहाँ पर क्या इंश्योर करना होगा, जो एक मॉरलिटी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरलिटी है, उसको यहाँ पे क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा। तभी हम क्या कर पाएंगे, जैसे कि जो हमारा आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, इनका यहाँ पे वॉल्यूशन ना हो, क्योंकि ये क्या है, ये किसी भी इंडिविजुअल को क्या करता है, एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करता है ना। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरलिटी है उसको भी क्या करता है, ये इंश्योर करता है। तो वी हैव टू, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमें अभी पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, फर्दर इसमें क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम इसमें मेन पूरे मुद्दे की बात करें, इसमें जो आर्टिकल का जो क्रक्स है उसमें क्या बताया गया है कि हमें यहाँ पर हमारा जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मोरालिटी को हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा। जैसे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बात अगर करें तो हमारा क्या है, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है ना। अब जो ये एक्स कम्युनिकेट होता है तो इसका जो हम यहाँ पे लिबर्टी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। और जो ये प्रैक्टिस है एक्स कम्युनिकेशन की, उसके कारण यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सन है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है ना। पर्सन की जो लाइफ है उसके ऊपर बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है। तो जिसके कारण यहाँ पे ये बताया गया है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है एक्स कम्युनिकेशन की, ये बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा क्या सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल राइट को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस देता है या फिर ग्रुप के राइट्स को। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया यूएस स्पेस कॉपरेशन फ्रॉम हैंडशेक टू हग। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि इंडिया और यूएस जो है उनका जो कह सकते हैं जो कॉपरेशन है वो स्पेस सेक्टर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्पेस सेक्टर में क्या हो रहा है, यहाँ पर उनका जो कॉपरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कि यूएस के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि यूएस इंडिया के अगर हम बात करें तो यूएस का एक क्या है, ओरियन स्पेस क्राफ्ट है। ये प्रोग्राम मतलब कि आर्टमिस प्रोग्राम है जिसको ओरियन स्पेस क्राफ्ट से मून तक इसको क्या किया जाएगा, अर्थ से मून तक इसको लॉन्च किया जाएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी क्या गगनयान जो हमारा प्रोजेक्ट है वो गगनयान मिशन जो है वो 2024 तक क्या हो जाएगा, ये मतलब कि इसको किया जाएगा। अब गगनयान में क्या है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेज रहे हैं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, मतलब 3-4 दिन के लिए रहने के लिए। और इसमें से इन 3 वुमेन्स में एक हमारी वुमेन भी है। तो हमारे लिए ये क्या हो जाते हैं, ये कुछ फैक्ट्स हो जाते हैं जिसको हमें यहाँ पे याद रखना। अब इस आर्टिकल में क्या बात कही गई है कि जो यूएस और इंडिया की अगर हम बात करें, हम क्या कर रहे हैं, स्पेस सेक्टर में क्या कर रहे हैं, कॉपरेशन हमारा जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट अभी भी क्या है, हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे जो इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा मिसमैच है ना। अगर हम यूएस की बात करते हैं और इंडिया की बात करें तो हमारे जो इंटरेस्ट हैं और जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें अभी भी क्या है, यहाँ पे मिसमैच है। किस तरीके से यहाँ पे मिसमैच है, मिसमैच की अगर हम बात करें तो पहला क्या है, The first structural factor that limits long-term India's space cooperation is the mismatch in two nations' interest in outer space. हमारे जो इंटरेस्ट है स्पेस में, आउटर स्पेस में अगर हम बात करें तो हमारे जो इंटरेस्ट है वो क्या है, अलग अलग है। यूएस के अलग हैं और इंडिया के अलग हैं। इंडिया भी मेनली किस पर फोकस कर रहा है, आप सभी को पता है, हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं ना, आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। तो हमारा अभी का जो फोकस है, हम क्या करें कि जो हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट है और जो हमारा मून है मेनली उस पर हमारा मेन फोकस हो रहा है। ठीक है, और हम अगर यूएस की बात करें तो यूएस कहाँ जाना चाहता है, यूएस मून में जाना चाहता है, यूएस मार्स में यहाँ पे जाना चाहता है, यूएस वीनस में, जुपिटर में, इन सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, तो ऑल्दो यूएस एंड इट्स पार्टनर्स स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग कैपेबिलिटीज इन लो अर्थ ऑर्बिट, देयर एम्बिशंस आर फर्मली सेट ऑन द मून। तो जो हमारे एम्बिशंस हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, उसमें ये कहाँ पर आ रहा है, एक मिसमैच आ रहा है। ठीक है, अब इंडिया की अगर बात करें तो इसरो क्या है, यहाँ पे इसरो क्या कर रहा है, करेंटली अंडरटेक्स फ्यूअर 10 लॉन्चेस ईच ईयर। अब पहला तो इंटरेस्ट में मिसमैच हो गया, दूसरा कैपेबिलिटी की बात आती है। कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसरो है,
इसरो साल भर में अगर हम देखें तो साल भर में सिर्फ हमारे कितने लॉन्चेस होते हैं, 10 लॉन्च होते हैं, है ना। कुछ भी यहाँ पे जो होते हैं मेनली 10 लॉन्च होते हैं। और हम अगर यूएस की बात करें तो यूएस में यहाँ पे 60 से 70 तक लॉन्चेस हर साल होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया और यूएस के बीच में। इवन यूएस में क्या है, जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, जैसे कि आप सभी को पता है स्पेस एक्स, वो पूरा यहाँ पे जो पूरा मतलब कि उनका जो लोड है वो स्पेस एक्स ही उठाता है। बहुत सारे जो इसमें जो लॉन्चेस होते हैं वो क्या करता है, स्पेस एक्स ही करता है। तो यहाँ पे मेनली क्या है, हमें क्या करने की जरूरत है कि जो हमारी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो भी क्या है यहाँ पे कोलैबोरेट करें। अब देखिए यहाँ पे कोई भी मिशन को लॉन्च करने के लिए क्या होता है, मेनली बहुत ज़्यादा बजट प्रोवाइड करना होता है। अभी बजट कहाँ से जाता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा पैसा नहीं है, मतलब कि इतना ज़्यादा बजट नहीं कि वो हर साल 60 से लेकर 70 तक हम यहाँ पे जो अपने जो क्या कहते हैं लॉन्चेस करते हैं वो क्या बजट फ्रेंडली करते हैं, है ना। हमें क्या है, हम उसे बजट फ्रेंडली यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि बजट फ्रेंडली हो। अब यूएस में क्या है, यूएस की जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जैसे कि स्पेस एक्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे स्पेस एक्स क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या करता है, लॉन्चेस करता है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, मिस मैच हो रहे हैं किसके बीच में, हमारे जो इंटरेस्ट हैं और हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बीच में। तो पहला क्या है, हमारा इंटरेस्ट में जो है दोनों जो नेशंस हैं उनके बीच में जो इंटरेस्ट है आउटर स्पेस में उसमें मिस मैच हो रहा है। और सेकेंड क्या है, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है उसमें असिमेट्री है। तो इसमें मेनली ये बात, जैसे कि स्पेस एक्स जो है उसने अब तक रिकॉर्ड किया कि 2022 में स्पेस एक्स ने 61 यहाँ पे लॉन्चेस किए हैं। तो देखिए कितना ह्यूज नंबर है। और इंडिया अभी तक यहाँ पे जो हमारा 10, 11 जो हम 2 डिजिट नंबर है, हम इतने भी यहाँ पे क्या कर पाते हैं, लॉन्चेस नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है कि हमारा क्या है, हम यूएस और इंडिया का यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपरेशन हो रहा है स्पेस सेक्टर में। तो यहाँ पे हमारे लिए एक पॉइंट है निसार। ये किसका मिशन है, ये नासा और इसरो का एक मिशन है। क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार मिशन है। ये हम एक साथ यहाँ पे कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, नासा और इसरो एक साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करके इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मेनली क्या है कि अमेरिकन एंड इंडियन एरोस्पेस कंपनीज टू एडवांस कोलैबोरेशन अंडर द नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कमर्शियल लूनार पॉले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अमेरिकन और इंडियन एरोस्पेस है, एरोस्पेस कंपनीज है, वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट कर रही हैं नासा के अंदर और CLPS के अंदर, ठीक है ना। ये जो प्रोग्राम है इनके अंदर यहाँ पे क्या कर रही हैं, कोलैबोरेशन कर रही हैं। अब इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को जो अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेन करने के लिए भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर वो थोड़ी बहुत क्या होगी, रिड्यूस होगी। और इसरो तब तक क्या कर सकता है, अपनी खुद का जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है उसको यहाँ पे बिल्ड कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए क्या है कि अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में यहाँ पे जो मून का भी कौन सा प्रोग्राम है, आर्टमेट्रिस प्रोग्राम है, जिसको ओरियन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू मून में से लॉन्च किया जाएगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, गगनयान मिशन है हमारा, ये 2024 तक इसमें जो 3 ह्यूमन बींग्स हैं उसको यहाँ पे लोअर अर्थ ऑर्बिट में उन्हें 3 दिन के लिए रहने के लिए भेजा जाएगा। नासा और इसरो का एक यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट मिशन है, जिसे हम कहते हैं क्या, निसार मिशन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको यहाँ पे मैच किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर है हमारे लिए क्या, माइक्रोलेड। तो व्हाट आर माइक्रोलेड डिस्प्लेड एंड व्हाई इज एप्पल शिफ्टिंग टू इट। तो माइक्रोलेड क्या है, माइक्रोलेड आर सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड्स दैट हैव ब्राइटर एंड बेटर कलर रिप्रोडक्शन देन ऑर्गेनिक लाइट डायोड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो हमारा माइक्रोलेड है उसका जो लाइट है ना, उसका जो ब्राइटर लाइट को और जो कलर की जो लाइटनिंग मतलब कि कलर होती है उसका रिप्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा है किसके कंपैरिजन में, OLED की कंपैरिजन में, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो एप्पल है वो किस पे शिफ्ट कर रहा है, माइक्रोलेड डिस्प्ले की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। तो इसमें हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिस की बात करें तो माइक्रोलेड टेक्नोलॉजी आर सफायर्स, अ सफायर कैन शाइन इट्स ओन फॉरएवर। तो इसमें मतलब कि माइक्रोलेड से किसको यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा, सफायर्स के साथ में, कि जो सफायर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब खुद में ही क्या करते हैं, वो शाइन करते हैं, ठीक है। द पिक्चर ऑफ माइक्रोलेड स्क्रीन इज जनरेटेड बाय सेवरल इंडिविजुअल लाइट्स एमिटेड डायोड्स। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो माइक्रोलेड है उसमें जो लाइट एमिट होती है, तो उसमें जो हमारे अदर इंडिविजुअल्स लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं उनका क्या होता है, एक पूरा जनरेशन होता है। मतलब कि उसको आप मिक्स कर दो तब जो माइक्रोलेड की जो स्क्रीनिंग होती है उसकी पिक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ओके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, चाइना प्लानिंग अक्साई चीन रेलवे लाइन टू कनेक्ट तिब्बत टू जिंगजांग। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कि तिब्बत से जिंगजांग प्रोविंस तक वो क्या करेंगे, एक रेलवे लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तिब्बत से कहाँ पर, जिंगजांग तक। अब इसमें हमारे लिए क्या होता, इशू क्या आ रहा कि यहाँ पे ये जो रेलवे बनेगा तो इसके कुछ स्टेशन भी बनेंगे, और ये स्टेशंस कहाँ बनेंगे, जो हमारा नेपाल का ट्रांजैक्शन वाला, नेपाल चाइना और इंडिया का जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पे स्टेशन बनाए जाएंगे। अब इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेलवे लाइन है वो कहाँ, अक्साई चीन से होकर निकलेगा। तो जिसको हम यहाँ पे क्लेम करते हैं कि अक्साई चीन क्या है, किसका पार्ट है, ये इंडिया का पार्ट है, और चाइना इसको क्या करता है, चाइना ये कहता है कि ये चाइना का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। एलएसी में भी हमें जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इस इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इस रेलवे लाइन के कारण यहाँ पे क्या होगा, एलएसी में भी हमें जो हमारे अभी कन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ते दिखाई देंगे। अब देखिए चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि रेलवे लाइन बना रहा है, तो इंडिया की तरफ से भी क्या होगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे। आप सभी को पता है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी बात करी है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, उत्तर लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम एंड जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर हम जो क्या है कनेक्टिविटी यहाँ पर बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे एक लंबी मतलब 3800 किलोमीटर की जो रोड है उसको हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो देखिए इंडिया में भी क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होगा बॉर्डर एरियाज में वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके कारण क्या होगा, जो चाइना और ये इंडिया है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर क्या होगा, हमें इनस्टेबिलिटी हमें दिखाई देने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, इनस्टेबिलिटी दिखाई देगी। अब अगर हमारा जो मेन फोकस हो जाएगा कहाँ पर, इसी एरिया में। और देखिए इंडिया और चाइना क्या है, अगर हम बात करते हैं इंडिया और चाइना की, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है ना। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और चाइना में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में इसी तरीके के इश्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे और इस रीजन में इस तरीके की इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। और अगर इंडिया यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो हमारा जो पाकिस्तान वाला फ्रंट है वो यहाँ पर फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर फिर हमें हमारा जो ज़्यादा फोकस अगर यहाँ पर होगा तो जो हमारा पाकिस्तान वाला फ्रंट है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे और वहाँ भी हमें कुछ कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखो हमें क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं हम किस तरीके से चाइना के साथ यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाइना तो अभी प्लान कर रहा है कि ये अक्साई चीन से होते हुए एक रेलवे लाइन बनेगी जो किसको कनेक्ट करेगी, तिब्बत और जिंगजांग जो उनका प्रोविंस है उसको यहाँ पे कनेक्ट करेगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।